हेलो एवरीवन, मैं मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है रिवीजन सीरीज में। हम लोग ने रोटेशनल मोशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। लगभग 6 लेक्चर्स लगे हैं और स्टार्टिंग के कुछ 3 लेक्चर्स में सिर्फ थियोरी थी और कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स थे और बाद के लेक्चर्स में सिर्फ न्यूमेरिकल मिली है भाई हम लोग को। और अब हम लोग ने एक टेस्ट भी दे दिया है। लास्ट वाले लेक्चर के एंड में एक टेस्ट का लिंक लगाया गया। जिन बच्चों ने टेस्ट अभी तक नहीं दिया है भाई वो जाके टेस्ट दे दें। कभी भी टेस्ट देना हमेशा फायदेमंद ही जाता है भाई। इससे अपने लोग अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं भाई कहां पर कमी है, किन चीजों पर और मेहनत करने की जरूरत है। और जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग को डाउट दिखे हम लोग वो डाउट शेयर कर सकते हैं भाई। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे रखा है, आप लोग उस पर डाउट शेयर करें और मैं उस पर डाउट सेशन बहुत जल्दी लेके आऊंगा। जो भी आप लोग की डाउट रहेंगे उसे हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं बच्चों। मैंने बताया था कि हम लोग एक सेगमेंट 11 का लेंगे, फिर एक 12 का लेंगे, फिर एक 11 का, फिर एक 12 का। ऑर्डर क्या चल रहा है? ऑर्डर प्रायोरिटी बेस्ड चल रहा है। जैसे हम लोग ने रोटेशन किया, बिकॉज बहुत बच्चों की भाई रिक्वेस्ट थी कि सर रोटेशन कर लिया जाए, क्योंकि मैकेनिक्स में तो फिर भी किया है पर रोटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, एसएचएम, वेव्स, ये सारे टॉपिक है जहां पर हेल्प की काफी जरूरत है। हीट, इन सब पर काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हम लोग ने इन टॉपिक को प्रायोरिटी में ऊपर रखा है, ठीक है। अब क्लास 12 की तरफ से कई बच्चों की दिक्कत थी भाई मैग्नेटिज्म पर, ईएमआई पर, एसी पर, थोड़े बहुत करंट के क्वेश्चन सॉल्विंग पर। तो भाई जिसका जो प्रायोरिटी होता है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम लोग उसी ऑर्डर में मूव करने वाले हैं। पर अभी के लिए हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म के सेगमेंट पर बातें करना। मैग्नेटिज्म के बाद आएगी बारी ईएमआई, एसी, फिर वापस चलेंगे 11 की तरफ, ठीक है बच्चों। शुरू करते हैं आज क्लास और टॉपिक दिख रहा होगा बोर्ड पर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पर बातें शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। मैग्नेटिज्म खुद में काफी बड़ा सेगमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी स्कोरिंग सेगमेंट है। हर एंट्रेंस एग्जाम में देखा जाता है कि भाई काफी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा वेटेज मिलता है इस सेगमेंट को, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 3 पार्ट में बातें होती हैं। एक जो है वो पहला है भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दूसरा वो है मैग्नेटिक मटेरियल, तीसरा है अर्थ मैग्नेटिज्म। अगर बात किया जाए स्कूल एग्जाम्स की ना तो भाई काफी सारे स्कूल में इस साल सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो कुछ सेगमेंट्स है नहीं है, बट अपने मुताबिक जिसे जो चीजें देखनी है वो देखते जाए। और जिनको लगता है कि सर थियरी पता है सीधे सॉल्विंग वाले सेशन पे जंप कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में एक टेस्ट लिंक दिया जाएगा, जैसे लास्ट वाले टाइम दिया गया था, लास्ट वाले चैप्टर के एंड में दिया गया था। हम लोग वो टेस्ट जरूर अपेयर करें। इससे क्या होता है भाई चीजें एक तरह से ना कंप्लीट होती हैं, पता लगता है कि भाई हम लोगों ने क्या किया है ना। अपना एक बेसिक चेक होता है, हम लोग जो भी कर रहे हैं अल्टीमेटली एक टेस्ट के लिए कर रहे हैं ना, तो टेस्ट जरूर देना चाहिए, ठीक है। शुरू करते हैं आज क्लास बच्चों। मैग्नेटिज्म पर सबसे पहला टॉपिक होता है बायट-सैवर्ट्स लॉ। आई होप अगर हम लोग चैप्टर जब भी शुरू करते हैं और कोई नए प्रिंसिपल पर कोई चैप्टर होता है बच्चों, उस चैप्टर की शुरुआत एक लॉ या एक प्रिंसिपल से होती है। जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट शुरू करते हैं तो शुरुआत होती है कूलम्ब्स लॉ से, बिकॉज वो पूरी न्यू कॉन्सेप्ट पर है, नए प्रिंसिपल पर होगी, तो हमेशा शुरुआत एक लॉ पर होगा, एक प्रिंसिपल होगा जहां से टॉपिक आगे बढ़ाया जाता है। हम लोग का यहां का चैप्टर शुरू होता है बायट-सैवर्ट्स लॉ से। बायट-सैवर्ट लॉ क्या है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने से कोई भी एक पर्टिकुलर दूरी पर, एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है वो किन पर डिपेंड करता है बच्चों? वो डिपेंड करता है इनवर्सली ऑन डिस्टेंस स्क्वायर, डायरेक्टली ऑन करंट, डायरेक्टली ऑन लेंथ, डायरेक्टली ऑन द एंगल। ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये मेरा छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट जिसको हम लोग डीएल लेंथ का बोल रहे हैं, उसके और जिस पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहे हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसका साइन उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग ये म्यू नॉट इंटू म्यू आर बाई 4 पाई लिख रहे हैं, बहुत जगह पे सीधा म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखा रहेगा, म्यू आर बहुत जगह 1 होता है। इसकी वैल्यू बच्चों होती है 10⁻⁷, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। मैं बता दूं कई बार ना बहुत सारे बच्चे अगर याद ना रख पाए कि सर क्या है नहीं है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कांस्टेंट जो था यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां का कांस्टेंट है भैया कांस्टेंट यहां पे क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो भाई हम लोग क्या समझ रहे हैं यहां पर? हम लोग समझ रहे हैं कि 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट से रिप्लेस हो रही है यहां पर, ठीक है। मतलब कई जगह से दिखेगा कि यहां का कांस्टेंट 1/एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस करके म्यू नॉट लगा दो तो यहां का मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट बन जाएगा। एक और बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो बहुत काम में आती है, जहां से ये वैल्यू डिराइव हुई है, वो है C = 1/√/,
एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी कांस्टेंट एंड म्यू नॉट को कहा जाता है परमियाबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, मैं टॉपिक पर पहले वापस आता हूं, मैं फिर नीचे वापस आऊंगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन यहीं से डिराइव हुई है बच्चों। ये जो B है, ये B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए स्टैंड करती है। B के बारे में जान लो भाई, B मैग्नेटिक फील्ड है जिसके बारे में बहुत सारी बातें जो भी आज हम लोग जानते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमें टेस्ला ने बताया था। टेस्ला का बहुत बड़ा योगदान है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, उसने बहुत काम किया था उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पर। एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड। काफी पुराना क्वेश्चन है दो, पर मैंने बोला भाई एक बार जानकारी के लिए यूज कर लिया जा सकता है। टेस्ला काफी फेमस क्लासिकल साइंटिस्ट रहे हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था भाई मैग्नेटिज्म पर, ईएमआई पर, एसी पर। ये वही है जिनके वजह से हम लोग को एक एरा में एक सडन डेवलपमेंट मिला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के वर्ल्ड में। करंट जनरेशन मतलब ईएमआई, जहां पे बताया गया था कि भाई एसी करंट ज्यादा हेल्पफुल होगा कंपेयर टू डीसी करंट, ये चीज पर सबसे पहला जो प्रेशर डाला था वो इन्होंने डाला था। इन्होंने ही बताया था भाई किस तरह से हम लोग चीजों को आगे ले जा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग डीसी करंट जहां पे बहुत सारा एनर्जी लॉस होता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, एसी करंट लेकर उन फायदे में जा सकते हैं जहां पे एनर्जी लॉस कम होता है। जो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है वो हम लोग को नहीं समझ में आती है अगर हम लोग एसी पे नहीं जाते हैं एंड सो ऑन। तो बहुत बड़ा योगदान रहा है टेस्ला का। फिलहाल जो भी हो, टेस्ला के नाम पर ही यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। एक और यूनिट है भाई, वो है 1 टेस्ला कैन बी रिटन एज 10 to the power 4 गॉस, 10 to the power 4 गॉस। बहुत लोग इसे कैपिटल जी से बस डिनोट करके लिख देते हैं। ठीक है, तो भाई ये एक्सप्रेशन है, ये वेक्टर फॉर्म में होना था, पर ये वेक्टर फॉर्म यहां पे लिखा है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अगर कोई भी मीडियम है तो म्यू आर से इंटू हो रही है, अगर कोई भी मीडियम नहीं है तो बस म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी क्रॉस वेक्टर आर बाय आर क्यूब। अगर मैं ऊपर लिख देता आर कैप तो नीचे होता आर स्क्वायर, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्टेंस पर स्क्वायर टाइम्स इनवर्स स्क्वायर टाइम्स डिपेंडेंसी होती है। ऊपर अगर आर कैप नीचे आर स्क्वायर, ऊपर वेक्टर आर तो नीचे आर क्यूब। हाँ है ना, आई होप बातें समझ में आ रही है सबको। तो भाई आईडीएल क्या है, ये करंट कैरिंग एलिमेंट का स्ट्रेंथ होता है आईडीएल। ठीक है ना भाई, ये म्यू क्या है, नेट परमेबिलिटी, और इसी को हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर। कोई भी मीडियम में तो हम लोग लिखते हैं म्यू बाई 4 पाई, पर म्यू को लिखते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इस तरह लिखा जाता है। म्यू को लिखते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, तो म्यू नॉट हो गई भाई परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू आर हो गई रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, जनरली ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, लिखा गया यहां पर। यूनिट वाइज बात की जाए तो हम लोग यहां से यूनिट समझ सकते हैं। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तुम यहां से यूनिट निकाल सकते हो। ये करंट है, ये लेंथ है, डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड का भी यूनिट टेस्ला होता है, तुम लोग चाहे तो यहां पर आराम से आ सकते हैं। मैं इन पर और बातें करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड पर मैं और बातें करूंगा सेकेंड फेज में। चैप्टर का 2 फेज है बच्चों, इसी चैप्टर का 2 फेज है। एक फेज है जिसमें लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है, दूसरा फेज है मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट कैसे करता है। ठीक है, हम लोग यहां पे ये सीखेंगे कि चार्जेस एट रेस्ट सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और चार्जेस इन मोशन इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हम लोग जानते हैं, मैक्सवेल ने बताया था, अगर चार्जेस एक्सेलरेटेड मोशन करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में ईएम वेव भी वो रेडिएट करता है। जो याद होगा रदरफोर्ड के मॉडल में हुआ था कि स्पाइरल पाथ लेते हुए इलेक्ट्रॉन अंदर में आके भिड़ के खत्म हो गया था, है कि नहीं। फिर वो क्वांटाइजेशन सारी चीजें आई, बोर ने अपना पोस्टुलेट दिया वगैरह वगैरह, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज रहता है, इस तरह के इलेक्ट्रॉन अपना जगह अपना स्टेट ढूंढते हैं, सो ऑन। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि भाई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, चार्जेस एट रेस्ट सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। मेरा बोलने का मतलब है कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाती है तो मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकती है। मैं एक सिंपल सा बात बताता हूं, कलेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज को हम लोग करंट बोल सकते हैं। तो लास्ट मैंने जो बताया यहां पर, ये जो मैंने बताया करंट, कि करंट कैरिंग एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और ये बायट-सावर्ट लॉ से मिलता है हम लोग को। उनका बोलने का मतलब था कि रुकी हुई चार्ज ही बना सकती है, चलती हुई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है। तो अगर चलती हुई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है तो हम लोग के पास एक और फॉर्मूला है भाई, वो है
मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P इज म्यू नॉट क्यू वी साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। देखने में वैसा ही कुछ है। अगर हम लोग फिलहाल फॉर्मूला वाइज बात करें, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, तो हम लोग आई इंटू डी एल को लिख सकते हैं। आई क्या होता है? चार्ज बाई टाइम, और इंटू डी एल बाई टाइम। डी एल बाई टाइम हो गया वेलोसिटी, तो क्यू इंटू वी हो गया, राइट। तो म्यू बाई 4 पाई क्यू इंटू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर मेरा एक्सप्रेशन में गया। देखने में देखो तो रीएडजस्टमेंट ही हुआ है। आई क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, डी क्यू बाई डी टी। तो डीएल बाई डी टी हो गया वेलोसिटी एक तरीके से, है ना। एनीवेज, तो होता क्या है ना कि ये चार्ज ना हमेशा जगह बदल रहा है। तो इस मोमेंट पर जब चार्ज यहां पर, जब इसका स्पीड v है या वेलोसिटी v है, इस मोमेंट पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड करना है तो मुझे ये यूज करना चाहिए, dv इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर बाई आर क्यूब। मतलब मैं क्या करूंगा, मुझे राइट हैंड निकालना है, v के ऊपर राइट हैंड को रखना है इस तरह कि मेरी आर की तरफ उंगली कर्ल कर पाए। और देखो थंब कहां पॉइंट कर रहा है, थंब पॉइंट कर रहा है पे अंदर की तरफ। बच्चों क्रॉस जनरली सिग्निफाई करता है इनवर्ड, डॉट सिग्निफाई करता है आउटवर्ड। क्रॉस सिग्निफाई करता है इनवर्ड, डॉट सिग्निफाई करता है बच्चों आउटवर्ड, हाँ या ना। डॉट सिग्निफाई करता है आउटवर्ड। काफी बेसिक बातें। म्यू बाई 4 पाई क्यू इंटू वी क्रॉस वेक्टर आर बाई आर क्यूब, ये एक्सप्रेशन हो गया मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनने वाले का। मैं बता दूं, मूविंग चार्ज नॉन यूनिफॉर्म या फिर बोल सकते हैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वेरिएबल मतलब इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उस समय के संग बदलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज जब कभी यहां था तब कुछ बन रहा था, चार्ज जब आगे बढ़ेगा तो दूरी बदल जाएगा, तब कुछ और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये जब चार्ज और आगे बढ़ गया तब दूरी और बदल जाएगा, तब कुछ और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, एंड सो ऑन। क्योंकि दूरी बदल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बदलती रहेगी, हाँ या ना। ओके फाइन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो बच्चों बायर्स-सावर्त लॉ का सबसे पहला एप्लीकेशन है ये, स्कूल लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इनका डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। काफी बार पूछा जाता है स्कूल एग्जाम्स में डेरिवेशन के दौरान कि भाई कैसे ये डेरिवेशन बताया जाए। तो मैं बस सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, या फिर हम लोग तो जनरली यही फॉर्मूला याद रखते हैं। ये ए नहीं है, ये अल्फा है रादर, ठीक है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का पहला एप्लीकेशन, मतलब बायर्स-सावर्त लॉ का पहला एप्लीकेशन, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे अल्फा 2, यहाँ अल्फा 1। तो बी का जो फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट बाई 4 पाई आर साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ठीक है ना। और मैं एक बहुत बेसिक बात बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा होता है कि करंट कैरिंग वायर ऊपर है और ये पॉइंट पी ऐसे नीचे है, ठीक है बच्चों, ये आर क्या है ना, आर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर मुझे यहां फाइंड करना होता है, ये मैं लेट्स से, ठीक है, तो लेट्स से ये एक, लेट्स से ये वाला एंगल जो है अगर अल्फा 1 है और ऊपर वाला अल्फा 2 है, तब इस केस में मतलब वायर नीचे नहीं है, सिर्फ उस तरफ ही है, तब बी की वैल्यू होती म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1। एक्चुअली क्या होगा ना, यहां पे हुआ क्या, ये माइनस और माइनस प्लस बना है। जब लोग यहां पर ये जो डिराइव कर रहे होते हैं तो एक्चुअली ये ऊपर के सेंस को अगर हम लोग बोलते हैं प्लस सेंस एंगल का घूमने का, तो नीचे वाले सेंस को हम लोग बोलते हैं माइनस सेंस, ठीक है। तो जिसके वजह से ये यहां पे प्लस है। इस वाले टाइम में क्या हो रहा है, दोनों एंगल एक ही तरफ है। तो बोल सकते हैं कि अगर यहां पे मेरा प्लस था तो यहां का साइन ऑल्टर करके माइनस कर दो, मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा 1 लास्ट टाइम इस तरफ घूम रहा था, अब अल्फा 1 ऊपर की तरफ ही घूम रहा है, तो साइन ऑल्टर करो यहां पर। समझ रहा है? अगर वायर सिर्फ एक तरफ है, वायर दोनों तरफ नहीं है, एंगल एक ही तरफ घूमने से बात हो जा रहा है, तो यहां माइनस साइन आ जाएगा। वहीं पर दोनों तरफ अगर वायर पूरा एकदम ऐसा होता, मतलब ऊपर और नीचे दोनों घूमना पड़ता, तब प्लस होता बीच में, ठीक है। फिर बातें आगे बढ़ाते हुए, अगर मैं बात करूं एक लॉन्ग वायर की, बच्चों लॉन्ग वायर का मतलब होता है ना ये सिरा दिखे ना ये सिरा दिखे। मैं अगर यहां से बैठ के देखना चाहूं तो मुझे पूरा ऊपर देखने के लिए एकदम सीधा मुंह करना पड़ेगा, या नीचे एकदम सीधा मुंह करना पड़ेगा। तो ये जो एंगल यहां बन रहा होगा वो बच्चों लगभग 90 डिग्री बनता है इसमें। तो अपने जो फॉर्मूला लिखे था ना बी का, क्या था फॉर्मूला बी का, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 90 प्लस 90 लिखेंगे उसे, बिकॉज अल्फा 1 भी 90, अल्फा 2 भी 90, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2। फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई
बाई 2 पाई आर, ये होगा बी का फॉर्मूला फॉर किसके लिए, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, या फिर बहुत बार क्वेश्चन में सिर्फ लॉन्ग वायर लिख दे, मतलब बच्चों लॉन्ग वायर का मतलब भी होता है इनफाइनाइट वायर, लॉन्ग वायर वर्ड का मतलब भी होता है बच्चों इनफाइनाइट वायर। अच्छा बच्चों इन सब में ना दिक्कत ये नहीं है कि बी का फॉर्मूला क्या है ये सब याद रखना, दिक्कत आता है मैक्सिमम टाइम ना डायरेक्शन को लेकर, ज्यादातर प्रॉब्लम डायरेक्शन को लेकर होने वाली है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं हम लोग सब समझें कि बी की डायरेक्शन निकालने का अपने पास दो तरीका है। टू ऑब्टेन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपने पास दो तरीका है बच्चों, बहुत ध्यान सुनना बात। पहला तरीका है बायट-सावर्ट्स लॉ जो हम लोग को देता है एक्सप्रेशन dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई टाइम्स dl क्रॉस आर कैप, है ना, बाई आर स्क्वायर। पहला तो एक्सप्रेशन यही है। तो बच्चों अगर ये कोई करंट कैरिंग वायर है, एलिमेंट है इधर, और यहां पर एक पॉइंट है P जो कि कोई दूरी R पर है, ठीक है, कोई दूरी R पर है, तो dl वेक्टर मतलब क्या होता है बच्चों, जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है ना उस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं dl वेक्टर, ठीक है। और उस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जिधर हम लोग को B निकालना है उस एलिमेंट से उस पॉइंट को जोड़ते हुए लाइन को, डायरेक्शन इस तरह, मतलब एलिमेंट से पॉइंट पे को जोड़ते हुए लाइन को हम लोग कहते हैं वेक्टर R। तो बच्चों B का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, B का डायरेक्शन मिलेगा बाय ये रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। क्या करना है, राइट हैंड निकालना है, डीएल के ऊपर हाथ रखना है इस तरह कि उंगलियां P की तरफ घूम पाए। फिर से बोल रहे हैं, डीएल क्रॉस आर कैप का मतलब राइट हैंड निकालना है, डीएल के ऊपर राइट हैंड को रखना है और उंगलियों को इस तरह घुमा, देखना है कि उंगलियां घूमे P की तरफ। देखो थंब कहां पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ। रिपीट करता हूं मैं अगर हाथ को ऐसे रखता तो मेरी P की तरफ उंगली नहीं घूमती, मैं ऐसे रखता तो P की तरफ उंगली नहीं घूमती, बट ऐसे रख रहा हूं तो P की तरफ उंगली घूम पा रही है, तो डीएल क्रॉस आर हो पा रहा है। इस समय थंब जहां पॉइंट कर रहा है वो सही डायरेक्शन है, मतलब डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन है वो। मैं डीएल पे ऐसे हाथ रखता हूं, बोलता चलो मुझे आगे तरफ घुमाना है, पर आगे तरफ उंगली कर्ल नहीं कर रही है तो गलत हो रहा है। डीएल पर हाथ रखे और उंगलियां आगे तरफ कर्ल कर रही है, हाँ तब सही हो रहा है। मैं डीएल की तरफ हाथ रखा पर मैं उंगली नहीं घूम पा रही इस तरफ, अब ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं, छोटा एंगल लेना होता है। तो डीएल क्रॉस आर हो रहा है, हाँ थंब जहां पॉइंट कर रहा है वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो ये मेथड नंबर 1। बच्चों मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 है राइट हैंड थंब रूल। ये तो क्रॉसवर्ड वाला रूल था, है ना, मैंने पहले सोचा इसको राइट हैंड थंब रूल बोल दिया था, बट ये क्रॉसवर्ड वाला रूल बोल देते हैं, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल एक्चुअली में क्या है कि भाई अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अपने को अपना राइट हैंड निकालना है और इस तरह कर्ल करके रख देना है। थंब अगर करंट होता है बच्चों तो ये कर्ल होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर कर्ल होता है करंट तो थंब होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है, अगर थंब करंट है तो कर्ल है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और अगर कर्ल करंट है तो थंब है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर ये है करंट तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, किस तरह से फ्लो कर रही है भाई, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह फ्लो कर रही है, ठीक है ना, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है। समझो आराम से, बहुत सिंपल बात है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह फ्लो कर रही है। अब लेट से मुझे यहां से कोई एक पॉइंट है P, वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मुझे पता है ये वायर है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह फ्लो करती हुई, तो इस पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉप कर दो, वो उस पॉइंट पे B का डायरेक्शन दे देगा बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्ल्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वैसे भी क्लोज लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह नहीं है कि प्लस से माइनस बेंड होती है, ये क्लोज लाइन होती है जनरली, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरली क्लोज लाइन होती है, और इनका यूनिट मैंने बता ही दिया है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो B का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो अगर फील्ड लाइन इस तरह की है तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉप करोगे मतलब अंदर की तरफ, अंदर मतलब वही क्रॉस। अब यहां से ऐसे बाहर निकल रहा है तो ये क्या, बाहर की तरफ मतलब डॉट, है ना, और इस तरह घूम रहा है। अब मान लो इधर कोई पॉइंट होता है, ये वायर है, इधर कोई पॉइंट होता बाहर, तो टेंजेंट इस तरफ ड्रॉप करते तो B इस तरफ होता, इधर कोई पॉइंट होता तो टेंजेंट ड्रॉप करते इस तरफ भी होता, इधर की पॉइंट है तो अंदर की तरफ है, इधर की पॉइंट तो इस तरफ होता, टेंजेंट ड्रॉप करते। करंट ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बन रहा है, इधर होता तो बाहर की तरफ होता, इधर होता तो इस तरफ B की डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना लो, उस पर टेंजेंट ड्रॉप करो, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता जाएगा, ठीक है, ग्रेट। तो बच्चों इन दो तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इधर बायट-सावर्ट्स लॉ की एकदम फंडामेंटल पे जाओ, डीएल क्रॉस आर कैप से देखो थंब कहां पॉइंट कर रहा है, या फिर अपने राइट हैंड थंब रूल लगाएं कि भाई थंब अगर करंट है तो कर्ल जो मेरा डायरेक्शन दे रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उस पर टेंजेंट ड्रॉप कर दो जिस पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैं एक और बता दूं, अगर करंट कैरिंग वायर एक कर्ल होता, एक सर्कुलर वायर होता, कर्ल वायर होता, तो अगर कर्ल करंट है तो थंब मैग्नेटिक फील्ड है, अगर थंब करंट का डायरेक्शन है तो कर्ल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर थंब करंट का डायरेक्शन है तो कर्ल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, अगर कर्ल
करंट का डायरेक्शन है तो थंब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मतलब इफ थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द करंट, कर्ल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। ठीक, चलो ये बात काफी टाइम दे दी समझने में, तो यहां पर भी हम लोग चाहे तो डायरेक्शन निकाल सकते हो, या तो डीएल क्रॉस आर करो, देखो ये आर इधर है, ये डीएल क्रॉस आर तो अंदर की तरफ, या फिर राइट हैंड थंब रूल, करंट कर्ल मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ऐसे घूमता हुआ, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो अंदर की तरफ ही पॉइंट करने वाला है। ठीक है, ग्रेट। तो बच्चों मैंने अभी बता दिया भाई लॉन्ग वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है। अब बात आती है सेमी इनफाइनाइट। बच्चों सेमी इनफाइनाइट क्या होता है? मैं अगर एक बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूं और बिल्डिंग के नीचे मैं बिल्डिंग का ये ग्राउंड फ्लोर देख पा रहा हूं, पर मैं बिल्डिंग का टॉप फ्लोर नहीं देख पा रहा हूं, मेरे लिए बिल्डिंग सेमी इनफाइनाइट हो गई। कैसे? मैं बिल्डिंग का एक सिरा देख पा रहा हूं, एकदम सामने है, पर एक सिरा देख ही नहीं पा रहा हूं। एक तरह से बोल सकते हैं कि ये अगर लॉन्ग वायर है एक एंड से, मैं देख ही नहीं पा रहा हूं ऊपर का, मैं जितना भी एंगल कर रहा हूं मुझे दिख ही नहीं रहा है। लगभग मैं पूरा गला सीधा कर लिया, अच्छा वो रहा एंड, पूरा गला सीधा हो गया, मतलब मेरा एंगल कितना बन रहा है? लगभग 90 डिग्री बन गई, और ये दूसरा वाला जो है वायर तो इधर ही खत्म हो जा रहा है, तो एक एंगल रह गया 0 अल्फा 1 और अल्फा 2 हो गया 90 डिग्री। तो भाई फॉर्मूला हो गया, वो फॉर्मूला था ना अपने पास, साइन क्या था? अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1 है ना, तो ये तो हो गया 0 और अल्फा 2 हो गया 1, तो μ/4 पाई r। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल, करंट डीएल क्रॉस आर, बाइट से बाइट 100 लगाओ, है ना, डीएल क्रॉस आर, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है, या फिर राइट हैंड थंब रूल, कर्ल, अगर थंब करंट तो कर्ल मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से मैग्नेटिक फ्लो कर रहा है, ड्रॉप टैंजेंट मिल जाएगा डायरेक्शन। दो में से कोई भी एक रूल लगा सकते हो, या तो बैट से बैट 100 लगाओ कि भाई डीएल क्रॉस आर, या फिर थंब इज करंट तो कर्ल इज मैग्नेटिक फील्ड, तो फील्ड लाइन इस तरह घूम रही है, ठीक है ना, इस वायर के इस तरह फील्ड लाइन घूम रही है, तो जब फील्ड अगर इस तरह घूम रही है तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा। आई होप समझ में आ रहा है। करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, यहां पे ड्रॉप करो टेंजेंट अंदर की तरफ, यहां पे टेंजेंट इधर की तरफ, राइट। ये सारे एप्लीकेशन है बच्चों, बायट्स और सौ के एप्लीकेशन सारे। अब ये भी क्या एप्लीकेशन है, इसके भी डेरिवेशन स्कूल एग्जाम्स में। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फ्लैट सर्कुलर कॉइल, मैंने क्या बताया था, अलग अलग करंट कैरिंग एलिमेंट का इसे फॉर्मूला क्या था, एकदम डीएल के लिए फॉर्मूला दे दिया गया था, μ/4 पाई आई डीएल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर। अब वो एलिमेंट, एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट मिलकर एक स्ट्रेट वायर बन सकते थे, वो एलिमेंट मिलकर सर्कुलर वायर भी बन सकते थे, मतलब एक सर्कुलर कॉइल बन सकते थे। तो अब मैंने केस लिया है कि अगर एक सर्कुलर कॉइल दिया गया है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करना है। तो क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फ्लैट सर्कुलर कॉइल कैरिंग अ करंट, कहां निकालना है? सेंटर पर निकालना है। तो अगर करंट इस तरह फ्लो कर रहा है भाई, करंट अगर इस तरह फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड होगा। अग्रीड? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड होगा। कितना होगा? μ0 हाँ है ना। ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो भाई, μ0 ये फॉर्मूला याद करो, हम लोग डिराइव कर सकते थे इसे, डेरिवेशंस की काफी डिफिकल्ट नहीं है, रादर मैं लिखता था dv इक्वल्स टू, किसी को देखना हो तो μ/4 पाई, बाहर से बस लिख रहा हूं बस सीधा, आई डीएल क्रॉस आर कैप, यहां पे डीएल इंटू आर कैप की वैल्यू 1 इंटू साइन 90 होता है। कैसे? मैं सेंटर पे निकाल रहा हूं, है ना, और ये हुई डीएल, तो डीएल क्या और आर के बीच में जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री का है, तो आई डीएल बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो भाई अब सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। भाई आर हर जगह के लिए सेम है ना, हर जगह से आर सेम है, तो आर स्क्वायर आई सब बाहर आ जाएगा, बचेगा μ0/4 पाई आई इंटू 2 पाई आर, पूरा कंप्लीट वायर के लिए, बाई आर स्क्वायर। तो ये आर कट गया, ये पाई कट गया, ये 2 कट गया, बचा μ0I/2r। अगर एक टर्न होता μ0/2r, अगर n टर्न है तो μ0NI/2r। डायरेक्शन में देखो यहाँ पे डॉट दिया हुआ है बच्चों, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, डॉट मतलब होता है आउटवर्ड। अगर करंट इस तरह फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, करंट इस तरह फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया? अगर थंब है करंट तो कर्ल है मैग्नेटिक फील्ड, अगर कर्ल है करंट तो थंब है मैग्नेटिक फील्ड। अब है यहां पे करंट ऐसा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, हाँ या ना। अगर ये है करंट तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये है करंट तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना। ग्रेट। तो भाई ये फॉर्मूला याद कर लो, μ0I/2r, जहां पे r हो गए रेडियस, n नंबर ऑफ टर्न्स, i हो गए करंट, μ0 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। चलो
ठीक है। नंबर 2, ऑन द एक्सिस, अगर मैं इस करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर कहीं एक्स की दूरी पर जाकर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करना चाहूं तो क्या फॉर्मूला होने वाला है? फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। बच्चों ये नोट्स खुद से बनाओ, अपने हैंडराइटिंग में बनाओ। मुझे पता है कि बच्चे, कई सारे बच्चे जानते होंगे फॉर्मूलाज, बट संग के संग ना बोल बोलकर समझ के इसे लिखते जाओ कॉपी में, और इन सारे फॉर्मुलास को नोट करके रखो, बिकॉज इन पर मैं एप्लीकेशन बहुत जल्द दिखाने वाला हूं। आज तो मैं फटाफट से बस थ्योरी बता रहा हूं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सबकी एप्लीकेशन भी देखेंगे लगे यहाँ, तो ठीक है ना। तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 3/2। बच्चों ये एक्स क्या है? ये वाली दूरी हो गई एक्स। एक्स कहां से दूरी है? सेंटर से उस पॉइंट पी तक की दूरी हो गई, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करना है। अब ना बच्चों इस पर क्वेश्चन भी आता है, और भी अपने को यहां पे ग्राफ बनाने बोला जाता है। अब यहीं पर देखो, अगर x की वैल्यू डाल देंगे 0 ना, तो सेंटर आ जाएगा। देखो डालते हैं x की वैल्यू 0 तो क्या हो जाएगा? डालते हैं x की वैल्यू 0 तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर टू आर क्यूब। कैसे? x अगर डाल देंगे 0 तो आर स्क्वायर टू पावर 3/2 तो आर क्यूब, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, खत्म, फॉर्मूला गया, है ना, सेंटर वाला। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे का। मैं ऊपर की सारी बातें समझ चुका हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आई होप हम लोग सबने नोट भी कर लिया होगा ऊपर का सारा बात। मुझे अब ग्राफ बनाने बोला जाता है। किसका ग्राफ भाई? मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स की ग्राफ, बड़ी फेमस है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। तो कॉइल के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इस तरफ डायरेक्शन इस तरफ होगा। करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, नहीं उधर भी वैसे डायरेक्शन होगा, माफ करना, ये भी ऐसे ही होगा, सेम डायरेक्शन। ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो अब देखो क्या हो रहा है, डायरेक्शन ग्राफ कैसा बन रहा है। मेरे को पता है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, और आगे जाएगा तो वैल्यू घटता जाएगा। सेंटर का वैल्यू अगर मैक्सिमम है और आगे जाएंगे तो फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई एन आई म्यू नॉट एन आई, ऊपर था आर स्क्वायर, नीचे था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये x बड़ा होता जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा कि r छोटा दिखे सामने, तो ये हम लोग r को नेगलेक्ट कर देंगे, और अगर नीचे बड़ा होता जाएगा तो एक टाइम आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड छोटा होता दिखेगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। मतलब बात समझो ना, अगर x बड़ा होते जाता है, डिनोमिनेटर बड़ा होते जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू तो एक टाइम बाद छोटा होता जाएगा ना n बदलेगा, ना i बदला, ना r बदला। अगर मैं x बड़ा करते जाऊं, मैं दूरी बढ़ाते जाऊं, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एक दूरी के बाद दिखेगी नहीं ना, सिंपल सी बात है। अरे भाई, ये करंट कैरिंग कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, दूर में कम होगा। यहां पर जो होता है वो मैक्सिमम कितना है? म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, हाँ है ना। तो कोई ग्राफ बनाने बोला तो क्या देखना होता है अपने को? जिसके वजह से इसका ग्राफ बनाना है, उसके वजह से उसका कोई रिलेशन है कि नहीं, पहले वो देख लो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उस रिलेशन में ट्राई करो उनको रफली पुट करके चेक करने का। मतलब मैं देखूंगा x 0 डालने पे क्या आ रहा है, अच्छा म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर आया, ग्रेट। अब मैंने क्या किया, मैं बोलता हूं अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं इन्फिनिटी, काफी बड़ा कर देते हैं। जब काफी बड़ी हो जाएगी वैल्यू, तो ये लगभग, अगर मैं डालता हूं x लगभग इन्फिनिटी, मैं बोलता हूं b लगभग 0 टेंड कर रहा है भाई। जब 0 टेंड करे मतलब ग्राफ ऐसा ग्राफ होगा, टेंड वाला ग्राफ है ना। अरे नीचे बहुत बड़ा तो एज अ होल बहुत छोटा, 0 नहीं होता, बहुत छोटा टेंड करता है, तो ग्राफ टेंड करता है 0 को, होता नहीं है 0। तो बस अपने देख के समझ गए। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो सीधा काट देता ना, मैं बोलता नहीं ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा टक, तो लाइन कट जाता सीधा ऐसे, वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। फिर इस तरह से हम लोग एलिमिनेट करके ऑप्शन देख लेंगे भाई b वर्सेस x कौन सा ग्राफ होगा, अगर ग्राफिकल क्वेश्चन आया तो। ठीक, ग्रेट। तो बच्चों अब अगर मैं बात करूं किसी आर्क की, जिसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करना है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, वापस मैंने अभी पूरे कॉल के लिए बताया था, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू एन टाइम्स, अगर n टर्म्स है तो इंटू थीटा बाई 2 टाइम्स कर देंगे। कैसे भाई? यूनिटरी मेथड। पूरे कॉल के लिए म्यू नॉट बाई 2r, पूरे कॉल के लिए म्यू नॉट एन आई बाई 2r या फिर म्यू नॉट आई बाई 2r। n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स था, अगर नंबर टर्न्स 1 रहा तो म्यू नॉट आई बाई 2r। तो पूरे के लिए म्यू नॉट आई बाई 2r, तो पर के लिए बाई 2 पाई, और थीटा के लिए थीटा टाइम्स बाई 2 पाई, है कि नहीं? पूरे के लिए म्यू नॉट बाई 2r, पर रेडियन पर एंगल के लिए बाई 2 पाई, थीटा के लिए थीटा बाई 2 पाई, खत्म। फॉर्मूला यहां पे दिख रहा है, मैं ऐसे याद करना प्रेफर करूंगा। म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा इंटू 2 पाई इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ
करंट कैरिंग आर्क। डायरेक्शन कैसे मिलेगा? फिर से वही, अगर कर्ल है करंट, थंब है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अगर थंब होता करंट तो कर्ल होता मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग चाहे तो बैट्स लॉ लगा सकते हैं। कैसे? डीएल क्रॉस आर। कैसे? ये भाई आर ना, कैसे? डीएल करंट इस तरफ फ्लो करे ना, डीएल क्या होता है? करंट का डायरेक्शन, और यहां पे एक छोटा सा करंट का एलिमेंट लो तो डायरेक्शन ये होता है डीएल का, टेंजेंशियल। तो डीएल क्रॉस आर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ग्रेट। तो बच्चों हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज देख लिए बायट-सैवर्ट्स लॉ के। मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करने के लिए दो तरीका है, एक है बायट-सैवर्ट्स लॉ और एक है एम्पियर-सकेटर लॉ। ऐसे कुछ हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहां पर क्या पढ़ते हैं भाई? एक तो बेसिक कूलम्ब्स लॉ से डिराइव होता है सारा, ई का फॉर्मूला बहुत मेहनत पड़ता है, डिराइव करना पड़ता है। फिर एक शॉर्टर वे होता है जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वो होता है गॉस लॉ। वहां पर बच्चों वैसे ही कुछ यहां पर है एम्पियर-सकेटर लॉ या एम्पियर्स लॉ। क्या है ये? यहां पर एक ऐसा रिलेशन पाया गया जो उन्होंने बताया। ये रिलेशन कैसे बना, मैं एक बार छोटा सा ग्लिम्स सा एक बेसिक आइडिया देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए पाया गया 0 है। जी बच्चों को नहीं पता क्यों 0 है, मैं बता दूं। इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होता है। कारण क्या भाई? कारण इसका यह है कि मैग्नेटिक कभी भी मोनोपोल नहीं होता है, हमेशा डाइपोल होता है। और ऐसा ही बोल सकते हो कि इसका लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैं एक क्लोज सरफेस बनाऊं और यहां पे एक मैग्नेट रख दूं, लेट से नॉर्थ और साउथ, तो अगर फील्ड बाहर निकला तो ये अंदर आएगा भी। जितना फ्लक्स बाहर निकला उतना फ्लक्स अंदर भी आया। अगर ये फ्लक्स से बाहर निकलता हुआ तो ये फ्लक्स अंदर आ रहा है। आई होप जिन लोगों को नहीं पता है फ्लक्स, उन लोग वेट करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले वीडियो में मैं फ्लक्स को एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में। फ्लक्स को अभी के लिए समझना है तो सोचो कितना अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस बाहर निकला या कितना अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस अंदर घुसा। मैं फ्लक्स पर एग्जैक्ट मीनिंग जो होगी ना उसे डिटेलिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो भाई ये फ्लक्स बाहर जितना निकला उतना ही अंदर घुस रहा है, तो नेट फ्लक्स कितना लिंक हो गया यहाँ पे? 0। पाया गया एकदम ऐसा ही हरकत इलेक्ट्रोस्टैट्स में E डॉट डीएल जब करे तब 0 आ रहा था। मतलब मैं अगर किसी एक चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ऐसे गोल घुमा के वापस वहीं पर ले आऊं, हम लोग बोलते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डीएल इन द क्लोज्ड पाथ विल बी 0। एक्चुअली बहुत सिंपल सा बात है, ये E डॉट डीएल ही तो, इसी को तो, इस E डॉट डीएल को ही तो हम लोग कहते थे ना क्या? माइनस डेल्टा वी। अगर मैं ये क्लोज कर दूं इसका मतलब क्या? मैंने इस पॉइंट के अबाउट ही इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। मैं अगर इसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो 0 ही आना है। तो जो भी हो, एक सिंपल सा एनालॉजी चल रहा था, लोग को एनालॉजी दिख रही थी। क्या दिख रहा था भाई? लोग को दिख रहा था कि जैसे यहां पे ये बी डॉट डी ए वाला टर्म 0 हुआ, यहां पे ई डॉट डीएल वाला टर्म 0 हुआ। अभी ई डॉट डीएल क्या है नहीं है इस पर अभी नहीं जाएंगे, बस ऐसे टर्म पाएगा कि ये 0 हो रहा है। अब फ्रॉम नोवेयर उन्होंने ट्राई किया कि भाई बी डॉट डीएल देखते हैं, क्योंकि पाया गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए नॉन 0 था। ई डॉट डी ए पता क्या था? था ई डॉट डी ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस लॉ है। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए को तुमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं, बोलते हैं चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहीं से क्लिक किया कि क्या कोई सिमेट्री है, क्या मतलब क्या कोई लॉजिकल कनेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में, ये बस खोजा जा रहा था। पाया गया अगर ये 0 है, ये 0 है। अगर E डॉट डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है तो क्या B डॉट डीएल में कुछ रिलेशन हो? मतलब देखो यहां पे DA 0 दे रहा है, वहां पे DL 0 दे रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे DA अगर नॉन 0 देता हो सकता है DL भी नॉन 0 दे। तो इसी पर बेस करके, और मैंने बताया अभी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट लगा दो, क्यू की जगह पे करंट लगा दिया गया, और इसी को आधार बनाकर फिर से क्रॉस चेक किया गया, बहुत जगह लगाया गया, ये काम कर रहा था ये क्वेश्चन। इसी को हम लोग एम्पियर्स लॉ कहते हैं। किस तरह काम करता है भाई, ये क्या है, ये किस तरह का चीज है, समझते हैं। तो बताया गया, इमेजिन करो तुम कोई भी एक लाइन इमेजिन करो, कोई भी एक लाइन इमेजिन करो। जब तुम कोई एक सूता से कोई एक लाइन बनाते हो इस तरह कॉपी पर, तो ऑब्वियसली एक प्लेन इंक्लोज हो जाता है इसके अंदर, है ना, एक प्लेन इंक्लोज होता है। मैं जब एक लाइन ऐसा बनाता हूं तो इसके अंदर एक प्लेन आ जाता है। इस प्लेन से कहा गया कितना करंट बाहर निकल रहा है या कितना करंट अंदर एंटर कर रहा है, उसे फाइंड करो। इस ये प्लेन के अंदर समझ रही, जो मैंने लाइन बनाया, इस लाइन से के वजह से एक प्लेन बना,
I1 मतलब करंट का वायर इस तरह बाहर निकल रहा है, I2 मतलब बाहर इस तरह निकल रहा है, I3 मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, डॉट मतलब आउटवर्ड, क्रॉस मतलब इनवर्ड, है ना। तो एम्पियर्स लॉ क्या है, वो बोलता है कि अगर इन करंट कैरिंग वायर की वजह से यहां पे जो B होगा, 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 B इंटू यहां का लेंथ, 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 तो ऐसा अगर हम लोग क्लोज लाइन का B डॉट डीएल करें तो इसको सॉल्व करना उतना आसान नहीं है। ऑब्वियसली यहां की भी पता नहीं क्या होगी, यहां की भी पता नहीं कुछ और है मैग्नेटिक फील्ड, यहां का मैग्नेटिक फील्ड कुछ और ही होगा, यहां का मैग्नेटिक कुछ, बिकॉज अजीब सा एसिमेट्रिक्स है। बट ये वैल्यू कैन बी इक्वल टू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड विद इन दिस लाइन। ये लाइन कैसे प्लेन बना, और इस लाइन को अगर ऐसे जोड़े तो इमेजिन करो प्लेन बना, इसमें वो कितना करंट पार कर रहा है, मतलब इंक्लोज्ड, मतलब अगर ये लाइन बन के प्लेन बना तो कितना करंट बाहर या अंदर घुस रहा है इस लाइन के अंदर से, उसे हम लोग लिखते हैं आई इंक्लोज्ड। मतलब मैं बोल सकता हूं भाई यहां पे क्या है, म्यू नॉट टाइम्स, अगर मैं बाहर को प्लस बोलता हूं और अंदर को माइनस बोलता हूं तो ये हो गया बी डॉट डी एल का वैल्यू। इसी को हम लोग बोलते हैं ऐसे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ काफी बेसिक बात है, जानना जरूरी है ये चीज। मैं भले रिवीजन क्लास में चल रहा हूं पर मुझे ये बात पर ध्यान देना होगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंक्लोज, और आई इंक्लोज क्या भाई, इसके वजह से जो प्लेन बना उस प्लेन के बाहर या अंदर कितना करंट जा रहा है उसे हम लोग लिख दिए। अगर बाहर वाले को प्लस ले तो अंदर वाले को माइनस लेंगे, और बाहर वाले को अगर प्लस लेते हैं बच्चों तो इस तरह के घूमने को, मतलब डीएल के इस डायरेक्शन को प्लस लेंगे, डीएल के इस डायरेक्शन को प्लस लेंगे, क्योंकि अगर मैं बाहर को प्लस ले रहा हूं तो मेरा थंब प्लस है तो मेरा कर्ल भी प्लस है। अगर मैं अंदर को प्लस लेता तो मेरा इस तरह के मोशन को मैं प्लस लेंथ बोलता, प्लस डायरेक्शन ऑफ मोशन बोलता, जो भी हो, क्योंकि डीएल भी एक वेक्टर है, मुझे बताने का जरूरत है भाई डीएल का डायरेक्शन क्या होगा। तो डिपेंड करता है मैं करंट के किस डायरेक्शन पॉजिटिव मानता हूं। अगर मैं आउटवर्ड को पॉजिटिव मान रहा हूं तो डीएल पॉजिटिव इस तरह है, मैं इनवर्ड को पॉजिटिव मान रहा हूं तो डीएल इस तरह पॉजिटिव होती। तो बच्चों ये हो गया एम्पियर्स सेकेंड लॉ। अब ये किस तरह फायदे में आता है, यूज कैसे इसका देखो। अगर मैं यहां से बी को अलग कर दूं, मतलब मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूं, अगर मुझे काम में लेना है, इसे काम में कैसे लेंगे हम लोग, कई सारे सिमेट्रिकल करंट कैरिंग स्ट्रक्चर्स, सिमेट्रिकल करंट कैरिंग वायर्स, सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर, अलग अलग शेप के सोलेनॉइड, अलग अलग शेप के लिए जब हम लोग को अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है बच्चों, तो हम लोग इस रूल का यूज करते हैं। अदरवाइज मुझे बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन करना पड़ता है बायट्स के हिसाब से अगर चलते तो नियम क्या, लॉजिक क्या है, मैं अगर इस बी को अलग कर दूं और ये म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, और ये मैं ये बी को पूरा अलग करके ये बचा हुआ जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है मैं इसे अगर अलग भेज दूं तो मुझे यहां से भी मिल जाएगा बिना ज्यादा माथापच्ची के। अब बस शर्त अब ये है कि जहां जहां ये दोनों अलग हो पाएंगे सिर्फ वहीं वहीं पे ये काम का चीज है, फायदामंद चीज है, अदरवाइज फायदामंद नहीं रहेगा, राइट। जहां जब बी और डी अलग नहीं हो पाएगा वहां फायदामंद। अब अलग कहां नहीं हो पाएगा, जहां पे भी अगर ऐसा होता कि जैसे यहां का बी का वैल्यू अलग है, यहां का बी का वैल्यू अलग है, यहां का बी का वैल्यू अलग है, यहां का बी का अलग वैल्यू, यहां का बी का अलग वैल्यू, तो अलग अलग जगह पे बी का वैल्यू अलग अलग है तो हम लोग को बड़े मेहनत के संग तोड़ के सॉल्व करना पड़ेगा, तो शायद वो फायदा में ना जाए। ऑल्सो अगर हर जगह बी का डायरेक्शन अच्छा डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन मतलब बी और डीएल अगर पैरेलल रहे तो फायदामंद है ना। मतलब फायदामंद कब है ये, फायदामंद कब है ये, फायदामंद कब है ये, फायदामंद है नंबर वन, जब या तो बी और डीएल, मैं जो भी वो लाइन बना रहा हूं उस लाइन को हम लोग कहते हैं एम्पेरियन लूप। हम लोग जो एम्पेरियन लूप बनाएंगे, मैं बात कर रहा हूं उस पर एप्लीकेशन के दौरान, जो एम्पेरियन लूप बनाएंगे, जैसे गॉसियन सरफेस होता है यहां पर एम्पेरियन लूप कहते हैं। इसका बच्चों कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, मत बोला कि सर इसका नाम क्या बुलाएंगे, इसको क्या पुकारेंगे, ऐसा कुछ पुकार नहीं सकते इसे लोग बस कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने एक लाइन बनाया उसके अंदर कितना करंट इंक्लोज्ड है, म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। तो ये फायदामंद तब होगा जब बी और डीएल हर जगह पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर हो, बिकॉज परपेंडिकुलर हो तो cos 90 हो जाएगा तो भी ठीक है, और पैरेलल तो बी डीएल cos 0 हो जाएगा। दूसरा, अगर बी हर जगह सेम होगा, सेम हर जगह सेम मतलब एम्पेरियन लूप पर, सेम कहां पर, एम्पेरियन लूप पर। तो बच्चों ये क्या है, ये एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड निकालना एम्पेरियन लूप पर।
जहां पर हर जगह बी अगर सेम रहे और बी और डीएल पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर रहे। मैं इसकी एक एप्लीकेशन फटाफट नेक्स्ट में दिखाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ठीक है, या फिर मैं पहले करंट कैरिंग वायर लेता हूं, ठीक है। मुझे अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करना है, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसके ऊपर से एक पास करता हुआ एक एम्पेरियन लूप बनाएंगे। एम्पेरियन लूप किस तरह बनाया जाएगा, पहले चेक किया जाएगा कि रफली चांस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किस शेप का बनने वाला है। तो बच्चों करंट कैरिंग वायर या इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर ही बनेगा। तो अपने एम्पेरियन लूप भी इस तरह बनाया। अब मैं इसका अगर टॉप व्यू दिखाऊं तो टॉप व्यू कुछ इस तरह का है और यहां पर एक करंट का वायर बाहर आता हुआ, ठीक है, यहां पे करंट का वायर बाहर आता, ठीक है। और अब इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है। ये दूरी क्या है बच्चों, अगर ये आर है और यहां की दूरी, यहां की दूरी, यहां की दूरी, यहां की दूरी, हर जगह की दूरी अगर सेम है एक, और जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगी, जिस तरफ होगी, यहां भी वही होगी, उस तरफ ऐसे टेंजेंशियल टेंजेंशियल टेंजेंशियल, तो हर एक पॉइंट पर बी और डीएल यहां पे पैरेलल, देखो डीएल भी इधर, बी भी इधर, बी डीएल भी इधर, बी भी इधर, यहां पे हर जगह बी और डीएल पैरेलल था, तो इसको लिख देंगे बी इंटू डीएल का इंटीग्रल, पहला बात। दूसरा बात, हर जगह बी सेम है, जो बी यहां होगा, बिकॉज जैसे दूरी यहां वैसा दूरी यहां, वैसा दूरी यहां, वैसा दूरी यहां, तो हम लोग हर जगह देख रहे हैं बी सेम है, तो बी को इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल म्यू नॉट आई। मैं एक सैंपल क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि यही लास्ट है, यही फर्स्ट है, बस ये फर्स्ट है समझने के लिए, ऑब्वियसली लास्ट तो ये नहीं है। तो बच्चों म्यू नॉट बाय 2 पाई आर फॉर्मूला हो गया फॉर अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर बाय एम्पियर सेकेंड लॉ। मैंने एक लाइन बनाया, इसके अंदर कितना करंट एंक्लोज था वो आई इधर लिखे, हर जगह बी और डीएल पैरेलल था, इसलिए बी डीएल लिख दिया, बी डॉट डीएल को बी डीएल लिख दिया, बी डीएल cos 0, और हर जगह बी सेम था, इसलिए बी बाहर लेगा इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाए। तो जो मैंने यहां पे किया उसे नोट करो, ये कब यूज हो पाया, जब हर जगह बी और डीएल पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर दिखे, तो आसानी से ये डॉट हट जाता, और बी को मैं इंटीग्रेशन बाहर कब ले जा पा रहा हूं, जब सिमेट्रिकल हो। तो मैं सिमेट्रिकल करंट कैरिंग वायर्स के लिए, अरेंजमेंट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन कर सकता हूं बाय एम्पियर सेकेंड लॉ। बच्चों ठीक ये वाली बात का प्रैक्टिस करके रखो, क्योंकि हम लोग ठीक यहीं से अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज मैं यहीं पे रोक रहा हूं, मैं बहुत लंबा नहीं लेके जा रहा हूं, खींच रहा हूं सेशन को। आज का पहला सेशन था, ठीक यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप सारी बातें सबको समझ में आई होगी। बहुत मैंने कोई न्यूमेरिकल यूज नहीं किया है, बट आई एश्योर कि अगले वाले सेशन में हम लोग काफी सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं और काफी सारे एप्लीकेशन देखकर फटाफट मैग्नेटिज्म को आगे लेके जाएंगे। दिस मच फॉर टुडे, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।